गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं ऋषिकेश आप सभी का एक बार फिर से एड्यू श्लोका के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को इवैल्यूएशन के बारे में यानी मूल्यांकन के बारे में पढ़ा रहा था। कल मैंने कंप्लीट बात कर ली थी इवैल्यूएशन के बारे में आप लोगों से कि इवैल्यूएशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। इवैल्यूएशन हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हिंदी में इवैल्यूएशन को हम बोलेंगे मूल्यांकन। क्या बोलेंगे जी? मूल्यांकन। अब जैसे मैंने कल इसके बारे में बता दिया था कि मूल्यांकन क्या होता है। हमारे पास में जो भी जानकारी इकट्ठी होती है वो किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे पास में हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की जानकारी जो हमारे पास में इकट्ठी होती है उस जानकारी को ध्यान पूर्वक उस जानकारी को पढ़ना और उस जानकारी से हमें क्या करना, किसी दूसरी चीज का अंदाजा लगाने का प्रयास करना। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मूल्यांकन बोल सकते हैं। कल इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। टाइप ऑफ मूल्यांकन यानी टाइप ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था मैं कि जो इवैल्यूएशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एक क्या होता है जी? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एक होता है समेटिव इवैल्यूएशन। एक होता है समेटिव इवैल्यूएशन। एक होता है नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सबको चारों को एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। एक होता है नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और एक होता है भैया हमारा क्राइटेरियन इवैल्यूएशन। एक होता है हमारा क्राइटेरियन इवैल्यूएशन। कल जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी यहीं पे आई थी, मैंने कहा था कि अगली क्लास में जो है इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होगा हमारा? ऐसा मूल्यांकन जो बीच में ही कर दिया जाता है यह देखने के लिए कि किसी व्यक्ति की आखिर प्रोग्रेस कितनी हो रही है। अच्छा, मूल्यांकन समझ में आ चुका है ना सबको? इतना तो मैं मान के चलूं ना कि कल की क्लास से आपको मूल्यांकन समझ में आ गया है कि मूल्यांकन क्या होता है। कि जानकारी को जो हमारे पास में जो हमने जानकारी मेजरमेंट में इकट्ठी की थी उस मेजरमेंट में इकट्ठी की हुई जानकारी को डीप लेवल के ऊपर स्टडी करना और उससे समझने का प्रयास करना कि आखिर कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कहां पर सुधार किया जा सकता था, आखिर सही घटना क्या थी, इसके बारे में पता कर लेना। डिसीजन बना लेना अपना कोई सा मेजरमेंट से जानकारी इकट्ठी करके, उसे ही तो हमने इवैल्यूएशन बोला था ना जी। अरे यस और नो यार, इसके अलावा कोई दूसरी चीज थी क्या? नहीं सर, नहीं थी, यही आपने बताया था। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? कोई सी भी, मान लो कोई सी भी घटना चल रही है आपके सामने, कोई सा भी टेस्ट आपके सामने चल रहा है, उस टेस्ट के पूरा होने से पहले ही बीच में जानकारी को इकट्ठी करना और उस इकट्ठी की हुई जानकारी को स्टडी करके डिसीजन बना लेना, वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा आप लोग कई जितने बच्चे हो, मान लो आप लोग सब लोग 11th 12th क्लास पास आउट करके आए हो, बीपीएस पास आउट करके आए हो, तो आपने देखा होगा कि जब 10th क्लास में कोई बच्चा होता है तो 10th क्लास में तो उसकी एडमिशन तो जून में ही हो जाता है, क्लासेस तो जून में स्टार्ट हो जाती है। पर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि पेपर जो होता है वो फरवरी में होता है ना? पर टीचर क्या करता है? रिजल्ट कब आएगा? फरवरी में, जो उसने 10th में पढ़ा है। पर टीचर क्या करेगा? बीच में जो अगस्त होता है ना, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, इसी महीने के बीच में क्या करता है टीचर? कई बार अपने पेरेंट्स को बता देता है कि आपका बच्चा ना अच्छा नहीं है, महा बकलोल है, ढेर बकलोल है आपका बच्चा, इधर उधर देखता ही रहता है, उसका मन ही नहीं लगता। तो क्या कर रहा है टीचर ने? क्या कर लिया है? पढ़ाना स्टार्ट किया था जून में। पढ़ाना कब स्टार्ट किया था जी? जून में। रिजल्ट कब आना था? फरवरी में। पर अगस्त में ही टीचर ने क्या करा? एक इस चीज को देख लिया, अजमा लिया और ये समझ गया कि इस बच्चे का आखिर 8 महीने बाद भविष्य क्या होगा। तो पेरेंट्स को पहले से ही सचेत कर दिया। तो क्या किया भैया? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया। क्या किया? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया। कई बार ना जो कोच होता है ना
वो प्लेयर की प्रैक्टिस सेशन को देखकर बता देता है कि क्या होगा, इसका आगे मैचेस में रिजल्ट क्या होगा, कि फ्यूचर में जब ये मैच खेलेगा तो ये बकलोल कितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसमें पहले बता देता है। क्या कर रहा है वो, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कर रहा है, यानी पहले ही इवेल्युएशन कर, किसी भी घटना को पूरा होने से पहले ही क्या कर लेना, बीच में जानकारी इकट्ठी करके डिसीजन बना लेना, इवेल्युएशन कर लेना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन आपकी प्रोग्रेस को दिखाता है। किसको दिखाता है, प्रोग्रेस को। जैसे स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा ना कि पेपर आपका 1 साल बाद होना है, पर क्वार्टरली एग्जाम होती है, हाफ ईयरली एग्जाम होती है, फिर प्री बोर्ड होती है और फिर एनुअल एग्जाम होती है। तो क्वार्टरली में टीचर ने आपकी कॉपियों को चेक किया और आप लोगों को देखा और आपके पेरेंट्स को फीडबैक दिया, फिर हाफ ईयरली में देखा, फिर प्री बोर्ड में देखा और फिर फाइनल एग्जाम का क्या हुआ, रिजल्ट आया। तो क्या हो रहा है, बीच बीच में जितनी भी एग्जाम हो रही है, मेन एग्जाम कौन सी है, फाइनल वाली, पर बीच बीच में आपकी 3-4 एग्जाम ले ली, क्या करा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करने का प्रयास किया, आपकी प्रोग्रेस को देखने का प्रयास किया कि ऐसा तो नहीं कि क्वार्टरली एग्जाम में रिजल्ट बहुत अच्छा था तो हाफ ईयरली हुई तो बच्चा महाबकलोल ही निकल गया जी, 3 मई की परीक्षा में पास हो गया और 6 मई की परीक्षा हुई तो जनाब लटक गए। ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे होता होगा जी, सबके साथ होता होगा। हाँ सर, मेरा कुछ बड़े बड़े एडवांस भी होते हैं, 3 मई में फेल, 6 मई में फेल, प्री बोर्ड में फेल, टीचर ने मूल्यांकन पहले ही कर लिया, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कर लिया, बोले जी शुक्ला जी आपका बच्चा फेल हो जाएगा, नहीं 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 कर पाएगा। अच्छा, और शुक्ला जी का बच्चा जब फाइनल एग्जाम में गया तो 55% से पास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन गलत होता है, कई बार हो भी सकता है, कई बार होता है ना जी ऐसा। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन समझ में आ गया क्या होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है समझ में आया सबको? जो क्या होता है जी, किसी भी कार्यक्रम के बीच में ही कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। एक होता है समेटिव इवेल्युएशन, जो सबसे ज्यादा अंत में होता है। कब होता है ये समेटिव इवेल्युएशन? सबसे ज्यादा अंत में, एंड में जो इवेल्युएशन होगा उसे क्या बोलूंगा मैं, उसे मैं समेटिव इवेल्युएशन बोलूंगा। इस इवेल्युएशन के अंदर सर क्या होता है, जैसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किसी भी कार्यक्रम के बीच में हो रहा था प्रोग्रेस को देखने के लिए, उसी तरीके से समेटिव इवेल्युएशन होगा किसी भी कार्यक्रम के अंत में, उस कार्यक्रम के कंप्लीट हो जाने के बाद, उस कार्यक्रम के कंप्लीट हो जाने के बाद अंत में इवेल्युएशन करेंगे और फाइनल रिजल्ट को देखेंगे कि हमने इतने टाइम में जो टेस्ट हुए, जो मेजरमेंट हुए, जो काम हुआ, उसका आखिरी रिजल्ट क्या निकल के आया। ये कब होगा जी, ये समेटिव इवेल्युएशन के अंदर होगा। समझ में आया? जैसे सर, जैसे एग्जांपल दो सर, ऐसे मजा नहीं आएगा सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल देते हैं जी एग्जांपल। आपने देखा होगा कि जब मैच चलता है, मैच टीवी के ऊपर, आपने मैच को चलते हुए देखा है? किसी भी मैच को चलते हुए देखा है जी? तो आपने देखना कि वो पूरा की पूरा, मान लो 50 ओवर का मैच था, 50 ओवर का मैच था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच था जी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच था। तो पूरा मैच हो जाता है ना, तो कोचेस कुछ कुछ अपनी डायरियों में लिखते रहते हैं। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा कि कोचेस क्या करते हैं, कुछ कुछ अपनी डायरियों के ऊपर लिखते ही रहते कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या लिखते होंगे। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, यही सब तो नहीं लिखते जी? बोले गौतम गंभीर यही तो लिखता है सर। हाँ नहीं, सुनो मेरी बात। अब क्या होता है कि एक पूरा की पूरा मैच कंप्लीट खत्म हो गया, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो बैडमिंटन का हो, बास्केटबॉल का, कोई से भी गेम का हो, पूरा मैच खत्म हो गया। उस पूरे मैच के बाद में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपके पास में थी, स्कोर शीट आपके पास में थी। तो कोचेस क्या करते हैं, उस पूरे के पूरे मैच को खत्म होने के बाद में, अब मैच हुआ, कैमरे के ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। तो रिकॉर्डिंग क्या है, जानकारी तो है ना कि भैया उस बंदे ने प्रैक्टिस मैच के अंदर आखिर कौन सा तीर मारा है, उसी की तो जानकारी उस रिकॉर्डिंग के अंदर थी ना। तो कोचेस क्या करेंगे, उस पूरी रिकॉर्डिंग को क्या करते, निकालते हैं
और डीप लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं जी, और प्लेयर को मैच के अंतिम में, आखिरी में ये बताते हैं मैच तो हो गया, मैच होने के बाद में उसको बताएंगे, बोले देख रहे बकलोल क्या गलती कर रहा था। विराट कोहली से बोलेंगे विराट साहब बाहर की बॉल आप खेल रहे थे, आपके अंदर ये वाली कमी थी, तो क्या हो रहा है, ये आपने अच्छाइयां की है, ये आपके पॉजिटिव्स हैं, ये आपके नेगेटिव्स हैं। तो क्या हो रहा है समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर, क्या हो रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन है। कौन सा इवैल्यूएशन है जी, समेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव समझ में आया, समेटिव समझ में आया कि समेटिव क्या होगा, जो क्या होगा कार्यक्रम, कार्यक्रम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं टेस्ट टेस्ट बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, या टेस्ट भी बोल देता हूं। कोई सा भी टेस्ट, कोई सा भी कार्यक्रम, कोई सा भी प्रोग्राम के खत्म होने के बाद जो इवैल्यूएशन होता है वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है। यूपीएससी कौन सा इवैल्यूएशन करता है, फॉर्मेटिव। पुलिस वाले कौन सा करते हैं, समेटिव। अरे वारदात होने से पहले पुलिस थोड़ी इवैल्यूएशन करती, बोले जी 10 दिन बाद यहाँ चाकूबाजी होने वाली है, पहले इवैल्यूएशन करेंगे, नहीं तब थोड़ी करेगी जी, वो तो वारदात होने के बाद में करती है। तो कौन सा करती है, समेटिव इवैल्यूएशन करती है। ठीक है, समझ में आया समेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है। अब अगला इवैल्यूएशन जो आता है वो हमारा होता है जी नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब बोलोगे सर नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जो कई सारे नियमों के आधार पर इवैल्यूएशन होता है। मतलब आपके सामने कोई भी घटना घट गई, आपने मेजरमेंट करके क्या किया, किसी व्यक्ति को टेस्ट के अंदर उतार दिया, टेस्ट के अंदर उतारने के बाद में आपने क्या किया, मेजरमेंट करके जानकारियों को भी क्या कर लिया जी, इकट्ठा कर लिया। पर इवैल्यूएशन कैसे करोगे, क्योंकि मैंने तो आपको कल ये भी बोला था कि हर एक चीज के इवैल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है, पर ये जो बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं ये सेम रहेगा, फॉर्मेटिव, समेटिव, इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन, ये सब सेम होगा। तो सर जानकारी मैंने इकट्ठी कर ली, घटना घटी, मेजरमेंट किया, जानकारी इकट्ठी कर ली, अब वो जो इवैल्यूएशन करूंगा, यानी जानकारी को जो डीप लेवल के ऊपर स्टडी करूंगा वो नियमों के आधार पर करूंगा कि मैंने क्या नियम बना रखे हैं, उन नियमों के आधार पर ही मैं जानकारी को डीप लेवल पे स्टडी करूंगा, यानी उसका इवैल्यूएशन करूंगा। ये नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। जब हम क्या करते हैं, नियमों से बंधे हुए होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए होते हैं, और नियमों से बंधने के बाद हम जो हमारे पास जो जानकारी आई है उस जानकारी को हम डीप लेवल पे स्टडी करते हैं, उसे हम नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। कौन सा इवैल्यूएशन बोलते हैं जी, नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि कई सारे कॉलेजेस में एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम सुनी है आपने, एंट्रेंस एग्जाम देखी है आप लोगों ने जी, एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जामों के अंदर देखना कि पहले से ही नियम कायदे होते हैं, बहुत सारे नियम कायदे होते हैं कि भैया कितनी एज मिनिमम होना चाहिए, कितने मार्क्स मिनिमम होना चाहिए उस बच्चे के, है ना, कितने मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अब अगर मान लो आप किसी डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो वो पहले बोल देगा मैथ्स में इतने नंबर होना चाहिए, मैथ्स में बंदे की हाइट इतनी होना चाहिए, व्यक्ति की हाइट इतनी होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, वगैरह वगैरह तमाम प्रकार के नियम आपने देखे होंगे जो उस एंट्रेंस के अंदर जाने से पहले आपको उन नियमों को पूरा करना पड़ता है। अरे यस और नो यार, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, सर बिल्कुल करना पड़ता है। उसके बाद ये जो ऊपर मैंने नियम लिखे हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, नियम कोई से भी हो सकते, कितने भी प्रकार के हो सकते हैं जी, हाँ नियम कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। अब उसके बाद में क्या आता है, जब ये नियम आपके फुलफिल हो जाते हैं तो उस नियमों के बाद में आपका फाइनली क्या आता है, टेस्ट होता है। आपका फाइनली क्या होता है, परीक्षण होता है। सो सॉरी। तो फाइनली क्या होता है, आपका टेस्ट होता है। अब जैसे ही क्या होगा, आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट से कुछ ना कुछ क्या होगा जी, मेजरमेंट होगा। क्या होगा, मेजरमेंट होगा, और फिर क्या होगा, अंत में सर इवैल्यूएशन होगा। अंत में सर उन टेस्ट से बाद में क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा। तो बाबू मेरे
ये जो इवेल्युएशन होगा ना वो इन नियमों के आधार पर ही होगा कि भैया व्यक्ति की एज कितनी थी, मार्क्स कितने लाया, मैथ्स में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने आए, एलिजिबिलिटी फुल हुई कि नहीं, नियमों के आधार पर इवेल्युएशन कर दिया। समझ में आया जी? उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ऐसा इवेल्युएशन जो नियमों से बंधा हुआ, ऐसे इवेल्युएशन को हम नॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोलेंगे। समझ में आया? अब वो नियम का कोई दायरा ही नहीं है, वो नियम कुछ भी हो सकते हैं। वो नियम क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत समझ में आया नहीं? और नॉर्मेटिव इवेल्युएशन, अरे जी कहां गया, पूरी स्लाइड ही चली गई, इतनी मुश्किल से लिखा था। ठीक है चलो कोई बात। इवेल्युएशन यहां देखो, सबसे पहले फॉर्मेटिव हो गया था, अब आधा आधा लिख देता हूं, समझा चुका हूं क्योंकि वो नॉर्मेटिव समझा दिया, समझ में आ गया। अब क्राइटेरियन को देख लो। क्राइटेरियन इवेल्युएशन क्या होता है? क्राइटेरियन इवेल्युएशन क्या होता है जी? इस इवेल्युएशन में क्या होता है, जो जानकारी हमने इकट्ठी कर ली उस जानकारी को किसी ना किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अरे भैया क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया कोई ना कोई स्टैंडर्ड ही तो होता है ना। स्टैंडर्ड यानी जो चीज हमने पहले से आपको बता दी कि इस लेवल की होनी चाहिए। अरे जी स्टैंड इधर देखो, समझ लो, पहले क्राइटेरिया आगे आएगा। स्टैंडर्ड क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को बता दो कि मुझे एक सर्टेन लेवल पे चाहिए, उस लेवल से नीचे नहीं लूंगा, उस लेवल से ऊपर नहीं लूंगा। वो गाना नहीं है, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा ना तुमसे कम नहीं। वो बकलोल क्या कर रहा है? वो अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। उसने क्या किया? स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया, एक लेवल सेट कर दिया, आसान भाषा में लेवल सेट कर दिया। और इसी को क्या बोल दिया जी? क्राइटेरिया बोल दिया। क्राइटेरिया क्या है? जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया भी क्या है? वो स्टैंडर्ड ही तो है, जो आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि किसी भी चीज को जब आप करोगे तो किन बातों का ध्यान में रखते हुए आपको उन चीजों को करना है। वो सब क्या है? क्राइटेरिया। जैसे क्रिकेट की बॉल अगर बनाऊंगा तो क्रिकेट की बॉल को बनाने का पहले से क्राइटेरिया है कि किस स्टैंडर्ड के ऊपर, किन क्राइटेरिया के ऊपर चल के मुझे उस गेंद को बनाना है। पहले से ही उसको सेट कर रखा है, पहले से उसको स्टैंडर्ड बना के रखा है कि बॉल के अंदर कितनी सीम होगी, कितने धागे होंगे, कितने टुकड़े होंगे, क्या कलर होगा। ये सब कुछ पहले से ही सेट है कि नहीं? इन सब का लेवल पहले से सेट किया है कि नहीं? इन सब का स्टैंडर्ड पहले से सेट किया है कि नहीं? इसी को तो हम क्राइटेरिया बोलते हैं ना। क्या ये सब चीजें हमने पहले से कर रखी है या नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर रखी है। आप क्या बोलोगे? सर बिल्कुल कर रखी है। यस और नो यार? तो क्राइटेरियन इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जानकारी जो हम इकट्ठी कर रहे हैं उन जानकारी को इवैल्यूएशन आप कैसे करोगे, किस लेवल के ऊपर चल के आप उसका इवैल्यूएशन करोगे, इस चीज का स्टैंडर्ड पहले ही सेट कर दिया जाता है। और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं। उसे क्राइटेरियन इवैल्यूएशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्राइटेरियन इवैल्यूएशन। यहां देखो जरा, आप लोगों का जी वो टेस्ट है अपना आफर टेस्ट। आफर टेस्ट में क्या है कि अगर आप जो 600 मीटर है उसको 99 सेकेंड में अगर आप दौड़ लेते हो, अरे जी क्या परसेंटेज लिखा गया, 99 सेकेंड में अगर आप दौड़ते हो तो आपको जी 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप उसी 600 मीटर को 102 सेकेंड में दौड़ते हो तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर आप उसी 600 मीटर को 110 में दौड़ते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो जी, और आपको ये जो नंबर मिले हैं ये आपका इवैल्यूएशन ही तो हुआ। क्या हुआ? आप दौड़े, ऐसे करके दौड़े, और जो जानकारी दौड़ते समय इकट्ठी हुई वो जानकारी क्या थी? आपका टाइम। अरे टाइम ही तो जानकारी थी, यानी मेजरमेंट क्या था? टाइम का।
और उस टाइम और वो रनिंग के आधार पे हमने जो जानकारी इकट्ठी करी और रिजल्ट निकाला कि आप कितने अच्छे दौड़ने वाले हो या बकलोल हो, वो आपके नंबर्स हैं, ये आपका इवेल्युएशन है। तो हमने क्राइटेरिया तो लगाया है, कि स्टैंडर्ड तो सेट किया है कि 600 मीटर अगर 110 सेकंड में वो दौड़ेगा तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। ये क्या हुआ जी, आपने एक क्राइटेरिया ही सेट कर दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया आपने कि 110 वाले को 5 नंबर मिलेंगे। ये एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक क्राइटेरिया बना दिया, समझ में आ रहा है? और उसी आधार पे क्या कर दिया, इवेल्युएशन कर दिया। तो क्राइटेरियन इवेल्युएशन सबको समझ में आ गया क्या होता है? क्राइटेरियन इवेल्युएशन समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत किसी को? आगे चलूं? अब जरा यहां देखो, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो यहां तक तो किसी को बताओ। तो अब मैं ये सबसे कह सकता हूं कि भैया टेस्ट मेजरमेंट एंड माप परीक्षण एवं मूल्यांकन, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। सर यहां पे हमारी थर्ड क्लास हुई और यहां तक हमको टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन का बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया। हमको बिल्कुल अच्छे से ये कहानी दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गई सर कि टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, टेस्ट कितने टाइप का होता है, मेजरमेंट कितने टाइप का होता है, इवेल्युएशन कितने टाइप का होता है। हमको कहानी समझ में आ गई सर। तो अब मैं क्या आप लोगों से बोल सकता हूं कि टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन इस पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको ये जानने में मदद करती है कि आखिर कोई भी वस्तु किस तरीके की है, वो वस्तु कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, वो हमारा काम निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती है। क्या ये सारी चीजें इस पूरे दुनिया भर में जितनी भी चीजें हम पता कर पाते हैं कि ये अच्छी है या ये बुरी है, क्या ये टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन के कारण ही नहीं हो रहा है? मतलब फिजिकल एजुकेशन में ही नहीं, सामान्य जीवन की हर चीज में टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप मार्केट में सब्जी खरीदने जा रहे हो तो भी आप टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन का इस्तेमाल कर लेते हो। आप टमाटर को ऐसे देखते हो, हाँ जी दबा दबा के, हाँ जी कड़क है ना जी, क्या कर रहे हो, टेस्ट ले रहे हो। टमाटर के सामने कठिनाई रख दी कि बकुआ अगर दब गया ना तो लेबे नहीं करेंगे, अगर टमाटर दबा तो टमाटर को लेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है यार, टमाटर के सामने टेस्ट किया, फिर मेजरमेंट करते आंखों से, हाँ जी कलर तो सही है, हाँ कीड़ा भी नहीं है, क्या हुआ मेजरमेंट। उसके बाद में फाइनल डिसीजन बनाते हैं, जो उंगली भोग भोग के देखा और जो ऐसे आंखों से भी देखा, जानकारी इकट्ठी कर ली दिमाग में, देखते हाँ अच्छा है, थैली में रख दो। तो इवेल्युएशन हुआ कि नहीं? इससे क्या पता चला कोई चीज कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी थी? अरे पता चला कि नहीं चला जी? सर बिल्कुल चला। तो टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन केवल फिजिकल एजुकेशन में नहीं, हर जगह काम आता है। अगर एज अ टीचर, एज अ कोच, आपको ये देखना है कि आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, उनके अंदर कहां पे इंप्रूवमेंट हो सकता है, उन्होंने पिछले 10 दिन पहले उनके शरीर का प्रदर्शन कैसा था, आज उनका प्रदर्शन कैसा है, कल कैसा होगा, वो अच्छा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। इन तमाम चीजों की जानकारी आपको टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन ही दे सकता है। अगर आपको अपने बच्चों के बारे में ये सब चीजें पता करनी तो टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन के बिना आप पता नहीं कर पाओगे। तो एक टीचर को, एक कोच को टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन का नॉलेज होना ही चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के बारे में क्या कर सके, पता कर सके। क्या कर सके जी? पता कर सके। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन पढ़ते हैं। समझ में आया कि हम टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन फिजिकल एजुकेशन के अंदर आखिर क्यों पढ़ते हैं? क्या इस चीज के बारे में आपको समझ में आया कि आखिर हम क्यों पढ़ाया जा रहा है टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन? ताकि आप क्या कर सको, सामने वाले के बारे में जान सको। अब सर कैसे जानेंगे? भैया देखो किस तरीके से जानोगे, इस चीज को भी मैं क्लियर कर देता हूं।
जिस चीज का टेस्ट होगा वो उस चीज के बारे में जानने के लिए मदद करेगा। अरे हार्ट का टेस्ट क्या करता है, डॉक्टर को हार्ट के बारे में जानने के लिए मदद करता है। ब्रेन का टेस्ट क्या करता है, डॉक्टर को ब्रेन के बारे में जानने में हेल्प करता है। ब्लड का टेस्ट क्या करता है, डॉक्टर को ब्लड के बारे में जानने में हेल्प करता है ना जी। आई का टेस्ट क्या करता है, डॉक्टर को आई के बारे में जांचने में मदद करता है। ठीक है, जिस चीज का टेस्ट होगा वो उस चीज के बारे में जानने में हमको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन तो हर जगह घूमते हैं। समझ में आया जी? उसी प्रकार से अगर मान लो स्किल टेस्ट है किस चीज का, क्रिकेट का, तो क्रिकेट के बारे में जानने में मदद करेगा। बैडमिंटन का तो बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, जूडो, कराटे, हेन, जो भी। समझ में आया? कोई दिक्कत जी? फ्लेक्सिबिलिटी का है तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जानने में मदद करता है, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जानने में मदद करेगा। एंडोरेंस का है तो एंडोरेंस के बारे में जानने में हेल्प करेगा। अगर एंडोरेंस का है तो एंडोरेंस के बारे में जानने में हेल्प करेगा। अगर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का है तो उसके बारे में जानने में हेल्प करेगा। तो भैया सब चीजों के बारे में आपको यकीन हुआ कि नहीं हुआ? सर हाँ सर, अब दिमाग में बैठ रहा है सर, टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन। अब दिमाग में सर चीजें पिक्चर बैठ रही है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब जरा याद ध्यान दो, अब जरा देखो कि टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन क्या था। कि 1800 जो था ना, 1800 से पहले टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन का कंसेप्ट फिजिकल एजुकेशन और दुनिया में नहीं आया। तब क्या होता था ना कि केवल लोगों को आंखों से देखकर ही हम ये पता करते थे कि कौन कितना अच्छा और कौन कितना बकलोल, कौन कितना अच्छा कर सकता है और कौन महाबकलोल है जी। केवल आंखों से देखकर और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम ये पता करते थे कि कोई सी भी चीज कैसी है और क्या है। समझ में आ रहा है जी? आपने देखा होगा कि जब एक ऑब्जर्वेशन, एक महाभारत के अंदर एक स्टोरी आती है जो एक ऑब्जर्वेशनल बेस्ड स्टोरी है। द्रोणाचार्य बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, बोले तीर चलाओ, वो मछली, वो चिड़िया बैठी है आंख पे, तो बोले तीर चलाओ और बोलो क्या दिख रहा है। सबसे पूछते एक एक करके, दुर्योधन से पूछ लिया, दुशासन से पूछ लिया, विकर्ण से पूछ लिया, भीम से पूछ लिया, युधिष्ठिर से पूछ लिया, है ना, नकुल से पूछ लिया, सहदेव से पूछ लिया। सब जवाब कैसे देते हैं? सर हमें पेड़ दिख रही है, डाली दिख रही है, ये दिख रही है, वो दिख रही है। और अर्जुन से जब पूछते हैं तो अर्जुन कहते हैं, बोले गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो ये क्या हुआ? केवल देखकर ऑब्जर्वेशन किया है कि धनुर्विद्या के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी आपका कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि आप जिस चीज पे निशाना लगा रहे हो वो चीज आपसे बहुत दूर है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। तो क्या हुआ? और बाकी जो चीजें, तलवारबाजी हो गया, अगर आप गदा युद्ध देख लोगे तो इसमें क्या है, दुश्मन आपका पास में है तो आपको यहाँ पे रिएक्शन टाइम चाहिए, पर धनुर्विद्या में आपको रिएक्शन टाइम ना होते हुए आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो ये क्या है? तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है वो सबसे अच्छा निशाना लगा पाएगा। तो ये क्या था? द्रोणाचार्य का टेस्ट था, जो किस बेसिस पे था? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च देखी, पढ़ाई थी ना मैंने आपको रिसर्च के अंदर, कि हम क्या करते हैं, जो हमारे आसपास चीजें हो रही है हम केवल उसको देखते हैं बिना कुछ डिस्टर्ब किए और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो द्रोणाचार्य ने भी क्या किया? वही ऑब्जर्वेशनल रिसर्च करी और ये जानने का प्रयास किया। तो 18th सेंचुरी के पहले यही काम होता था कि केवल इंसान को देखकर और परख कर ही क्या करते थे, हम कोई डिसीजन बनाते थे और जानने का प्रयास करते थे। पर 18th सेंचुरी के बाद, यानी जब 18th सेंचुरी से लेकर 1860 का समय आया, 1860s आया, तब हमने क्या किया कि हमने कई सारी चीजों के मापन चालू किए, कई सारी चीजों के टेस्ट, मेजरमेंट चालू किए कि भैया इंसान की हाइट कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका वजन कितना है। हमने इन सब चीजों के ऊपर कार्य करना चालू किया। हमने क्या किया? बहुत छोटे लेवल पे इंसान की हाइट, वेट, उसकी बॉडी की मोटाई, उसकी गोलाई, उसका वजन, इन सब चीजों को मापना 1800 से 1860 तक के बीच में क्या हुआ, ये सब चीज चालू। उसके बाद में 18 हो गया, फिर 1900 से लेके 1920 तक का समय आया। इस समय क्या हुआ? 1900 से 1920 तक के समय में क्या हुआ कि
टेस्ट मेजरमेंट रिवॉल्यूशन का साइंटिफिक रूप से इस्तेमाल हुआ। यानी साइंटिफिक यानी सर, साइंटिफिक यानी जिस चीज के पीछे कारण हो, लॉजिक हो, उसे हम साइंटिफिक कहते हैं। आसान भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक कहते हैं। तो अगर मैं यहां से मान लो ब्लड प्रेशर की मशीन इस कंधे पे लगा के ब्लड का प्रेशर नाप रहा हूं, तो क्या साइंटिफिक नहीं है? क्यों नहीं है? ऐसा लॉजिक है। यहां से मेरी क्या जा रही है? लेफ्ट हैंड से क्या जा रही है? मेरी ब्रेकियल आर्टरी जा रही है, दिमाग की, हार्ट की नस है बहुत बड़ी, जिसका प्रेशर मेरा वो ब्लड की मशीन क्या कर रही है? नापने का काम कर रही है। सर लॉजिक है ना, साइंटिफिक है ना? अरे यस और नो यार? सर है। तो इसे कहते हैं टेस्ट मेजरमेंट को साइंटिफिक वे के अंदर क्या कर लेना, यूज कर लेना। तो क्या हुआ 1900 से 1920 में टेस्ट मेजरमेंट और रिवॉल्यूशन का साइंटिफिक तौर तरीकों में, साइंटिफिक वे में उसका इस्तेमाल हुआ। और फिर आया समय 1900 के बाद वाला, 1920 से लेके जो अब तक का समय है ना बाबू, 1920 से लेके कब तक का समय? अभी तक का समय, टिल नाउ। इस समय टेस्ट मेजरमेंट और रिवॉल्यूशन का दायरा बहुत बड़ा हो गया। यानी पहले टेस्ट केवल ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन के बाद में आंखों से देख के ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर थोड़े छोटा मोटा टेस्ट मेजरमेंट को उजागर डेवलप किया, उसके बाद में वैज्ञानिक तौर तरीकों में यूज हुआ, और अब जाके 1920 से लेके अब तक टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, जो दायरा है, जो उसके हाथ है, वो बहुत दूर दूर तक फैल चुके हैं। आप देखो छोटी से छोटी चीज का टेस्ट हो जाता है। अगर अपने आईक्यू का टेस्ट करना है तो गूगल पे जाओ और आईक्यू का टेस्ट हो जाएगा। ब्लड का टेस्ट करना है हो जाएगा, हार्ट का टेस्ट करना है हो जाएगा, ब्रेन का करना है हो जाएगा। अरे बताओ किस चीज का टेस्ट करना है? फिटनेस का टेस्ट करना है, या बैंड मान लो हाथ में, फिटनेस बैंड, वो उसका टेस्ट करके दे देगा। जिस चीज का टेस्ट करना है। तो आज के टाइम पे क्या है? टेस्ट मेजरमेंट और इवोल्यूशन का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दायरा है टेस्ट मेजरमेंट और इवोल्यूशन का आज के करंट मॉडर्न सिनारियो के अंदर। तो यहां तक कोई समस्या है किसी को? यहां तक समझ में आ गया? थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री के बारे में, थोड़ी चीजों के बारे में समझ में, ताकि आपको आइडिया अच्छे से लग जाए। तो समझ में आया टेस्ट मेजरमेंट और इवोल्यूशन के बारे में? कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? तो फिजिकल ये समझ में आया आपको? तो फिजिकल एजुकेशन में क्या काम है सर इसका? अरे मैंने बताया ना कि अगर किसी टीचर को अपने बच्चों के बारे में जानना है, समझना है, तो उसके लिए उसको टेस्ट मेजरमेंट और इवोल्यूशन का क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि टेस्ट मेजरमेंट और इवोल्यूशन क्या कर रहा है? आपको किसी भी चीज के बारे में बताने का काम कर रहा है कि वो कैसी है, वो कितनी अच्छी है, वो काम कर सकती है या नहीं कर सकती। टेस्ट, गाड़ी खरीदने से पहले शोरूम में टेस्ट ड्राइव लेते हो ना, क्या पता करते हो कि हम हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं ना जी कि जैसा एडवर्टाइजमेंट देखा था वैसी गाड़ी निकले ही ना, ढेर बकलोल बना के पहुंचा दे। ऐसा तो नहीं ना जी। तो हर एक चीज का हम क्या करते हैं? टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है जी। फिर भी थोड़े इंपॉर्टेंस लिखवा देता हूं आपको। ये देखो कि आखिर क्या जरूरी हो गई फिजिकल एजुकेशन में इसको लाना? सबसे पहला डिसीजन मेकिंग। सबसे पहली चीज क्या होगी जी? डिसीजन मेकिंग। कि आपको निर्णय लेना है तो आप टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन करोगे। कैसे? अगर अभी 2027 के वर्ल्ड कप के लिए आपको टीम इंडिया बनानी है, तो अभी जो मैचेस हो रहे हैं उनका टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन खिलाड़ियों का अभी से करना चालू कर दिया, ताकि 2027 में डिसीजन हम क्या लें, वो डिसीजन ले सके। समझ में आ रहा है? डिसीजन मेकिंग उसके लिए काम आता है, पॉलिसी बनाने के लिए काम आता है। एक हो गया निर्णय लेना, एक तो हो गया क्या लेना जी? निर्णय लेना, कि आपको क्या निर्णय लेना है। दूसरा आपको पॉलिसी बनानी है। फर्क होता है दोनों में। निर्णय तो क्या होगा आपका? डिसीजन, कि मैं क्या करूं। और पॉलिसी क्या होगी? पॉलिसी क्या होगी जी? कि आपको कोई पॉलिसी बनानी है कि किस तरीके से काम होगा, मुझे ये चीज पता करनी है। ये क्या है? पॉलिसी। तो इसे क्या बोलेंगे जी हम? पॉलिसी। तो अब जरा यहां और ध्यान दो। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है कंपैरिजन। आपको बच्चों का कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी तो बच्चा सीख पाएगा जी। अगर एक बच्चे का अच्छे बच्चों से कंपैरिजन नहीं होगा तो क्या कोई सा भी एक बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा सर। तो कंपैरिजन जरूरी है,
बिल्कुल जरूरी है। समझ में आया? अच्छे बच्चों से कंपैरिजन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। तो कैसे पता करोगे कौन अच्छा कौन बुरा? सर अगेन टेस्ट एंड मेजरमेंट, क्योंकि यही तो बता रहा है। तो कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन के बाद में अगला पॉइंट जो आता है कंपैरिजन, उसके बाद में मोटिवेशन, कि बच्चों को मोटिवेशन मिलता है जब वो देखते हैं ना कि 1 महीना पहले हमने ये टेस्ट दिया था तो इसका रिजल्ट ये था, इसका स्कोर तो 8 था और अब इसका स्कोर 9 आ गया, तो उनको क्या मिला? मोटिवेशन मिला। तो और ज्यादा काम करने के लिए क्या हो जाएगा? उत्साहित हो जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या होगा जी? मोटिवेशन। ये भी किससे आ रहा है? टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन से आ रहा है। दूसरा रिसर्च, कि अगर आपको रिसर्च करनी है तब भी क्या कर सकते हो आप? तब भी क्या यूज करोगे? टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करोगे आप। क्योंकि रिसर्च जब आप करते हो, अनुसंधान जब आप करते हो, तो कई सारे ऐसी चीजें होती है जो आपको पता ही नहीं होता कि अच्छी या बुरी, तो आप उनके लिए क्या करते हो? टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को यूज करते हो, जिससे ये पता किया जा सके कि मैं जो रिसर्च में टूल्स मैंने पढ़ा दिया था, जो टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं वो मेरे लिए सही है या नहीं, जो मैंने रिसर्च के खोज के निकाल दिया वो सही है या नहीं। ठीक है। तो ये सारे कारण क्या है? फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में जानने में मदद करते हैं। ये हमें क्या करेगा? बच्चों के बारे में बताएगा। ये क्या करेगा जी? बच्चों के बारे में बताएगा, चाइल्ड के बारे में बताएगा आपको। नो योर चाइल्ड, नो योर टीचर, टीचर्स के बारे में बताए। कई बार टीचर्स के भी टेस्ट होते हैं, ये पता करने के लिए कि टीचर भी लायक है कि ऐसा तो नहीं टीचर बकलोल जी। किसान ही अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या खेती अच्छी हो पाएगी? अगर मटके बनाना वाला जो कुमार है उसे ही मटका बनाना ठीक से नहीं आएगा तो क्या मटका अच्छे से बन पाएगा? सर नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगर टीचर ही खराब होगा तो क्या उससे सीखने वाले बच्चे अच्छे हो पाएंगे? सर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन का क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंस है कि डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा, पॉलिसी बनाने में आपको हेल्प करेगा, कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा, मोटिवेशन में हेल्प करेगा, बच्चों के बारे में बताने में हेल्प करेगा, टीचर्स के बारे में बताने में हेल्प करेगा। ये सारे काम कौन करके देगा आपको? टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन करके देगा। ये उसके क्या हो जाएंगे जी? ये उसके इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? क्या किसी को भी यहां तक में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई गिला, कोई शिकवा है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब जरा बात करते हैं कि सर टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हिंदी में विशेषताएं बोल सकते हैं। सही लिखा है जी? विशेषताएं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषता या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक थे इंपॉर्टेंस, कि टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन से हमको क्या फायदा मिलता है, और एक टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन की क्या फायदे हैं। दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। एक क्या है? टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन से हमको क्या फायदा मिलता है, और एक टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन के क्या फायदे हैं। दोनों बातें अलग अलग है। ऐसे समझ लो कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरे शरीर को क्या फायदा होगा, वो इंपॉर्टेंस है। और एक मेरे खाने के क्या महत्व है, न्यूट्रिशन, ये वो, पानी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सब। एक मेरे खाने के क्या महत्व है, दूसरा मैं खाना खाऊंगा उसके क्या महत्व है। दोनों बातें अलग अलग है। तो मेरे खाने के क्या महत्व है, मेरा खाना खाने के बाद क्या होगा, तो वो मेरे इंपॉर्टेंस है। दूसरा, मेरा जो खाना है वो कितना अच्छा है, वो उसकी विशेषता है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। दोनों बातें अलग है, समझ में आ गई? तो टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन को अप्लाई करने के बाद क्या फायदे होंगे, वो उसके इंपॉर्टेंस। पर टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत?
अब चलो यहां से आगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सर, टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन का, वो है रिलायबिलिटी। वो क्या है जी, रिलायबिलिटी। इसे हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता। दूसरी है वैलिडिटी। पहले सारे लिख देता हूं, उसके बाद में समझा दूंगा। दूसरी क्या है, वैलिडिटी। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी। चौथा है कॉम्प्रेसिवनेस। ये वर्ड देख के घबराना मत, सारे एक एक क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। क्या है, कॉम्प्रेसिवनेस। हिंदी में कहते हैं समझ, ठीक है, कॉम्प्रेसिवनेस। अगला आता है यूजेबिलिटी। अगला क्या आता है जी, यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी के बाद में आएगा कॉन्टिन्यूटी। क्या आएगा जी, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बाद में क्या आएगा, कंटिन्यूटी के बाद में आता है फीडबैक। कंटिन्यूटी के बाद में आएगा फीडबैक। और भी हैं थोड़े से। कंटिन्यूटी के बाद में फीडबैक, फिर इसके बाद में आएगा नॉर्म, इसके बाद में आएगा क्राइटेरिया, अब देखो रिलायबिलिटी को हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता। वैलिडिटी हिंदी में कहते हैं वैधता। ऑब्जेक्टिविटी हिंदी में कहते हैं निष्पक्षता। कंप्रेसिवनेस हिंदी में कहते हैं समझ। यूजेबिलिटी हिंदी में कहते हैं कि उसको कितने आसानी से उसे उपयोगिता। यूजेबिलिटी उपयोगिता, कितने आसानी से उपयोगी मतलब उसको यूज किया जा सकता है, कितने आसान तरीके से उसको यूज करना कितना आसान है, यूजेबिलिटी। कंटिन्यूटी निरंतरता। फीडबैक प्रतिक्रिया। और क्राइटेरिया मापदंड। ये सारे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इन सब चीजों को ये बोला जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है भैया बताओ सर। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को रिसर्च में भी बताया था, यहां भी आप लोगों को समझा देता हूं रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है बच्चों, दो या दो से ज्यादा, एक कोई सी भी चीज जिसे आपने दो या दो से ज्यादा बार आजमाया हो, अलग अलग जगह पर और अलग अलग परिस्थिति पर आजमा लिया हो, और उसका परिणाम एक जैसा आया हो, परिणाम बदले ही ना, तो वो चीज क्या होती है, रिलायबल होती है। जैसे आप किसी को भी कहते हो ना ये मेरा भरोसेमंद है, तो कैसे बोलते हो, क्योंकि आपने उस इंसान को दो या दो से ज्यादा बार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पर आपने उस इंसान को आजमाया है, आपने उस व्यक्ति को देखा है। देखने से याद आया सर, देखता तो मैं उसे भी बहुत था। तो आपने क्या किया, किसी भी व्यक्ति को दो या दो से ज्यादा बार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पर आपने उसे आजमाया, देखा, पर वो व्यक्ति आपके लिए नहीं बदला, वो आपके लिए अच्छा था और अच्छा ही रहा, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा। सर विश्वास पात्र है वो आपका, तो वो आपके लिए रिलायबल है या नहीं, सर बिल्कुल है। तो इसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं कि टेस्ट जो होता है उसके रिजल्ट कभी नहीं बदलते, रिजल्ट हमेशा वो टेस्ट आपको देगा ही देगा, सही देगा। इसका मतलब वो टेस्ट क्या है, रिलायबल है। जैसे आफर टेस्ट के अंदर 600 मीटर एंडोरेंस के बारे में बताएगा, तो 600 मीटर
रिलायबल है या नहीं? सर है। वो उसी चीज के बारे में बता रहा है। जिस दिन 600 मीटर फिजियोलॉजी समझाने लग जाए, उस दिन 600 मीटर की रिलायबिलिटी खत्म। समझ में आया? अगला आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कोई भी चीज उस बारे में बताए जिस बारे में बताने के लिए उसको बनाया गया है, वो उसी बारे में बताए, उसे हम बोलेंगे वैलिडिटी। उसे हम क्या बोलेंगे? वैलिडिटी। जैसे अगर पेन है, इस पेन को लिखने के लिए बनाया गया है, तो ये केवल लिखे, ये बांसुरी की तरह बजना स्टार्ट ना करते। समझ में आया? फोन को अगर बात करने के लिए बनाया है तो वो बात ही करे, वो फटाके की तरह फूटना स्टार्ट ना हो जाए। समझ में आया? तो जो चीज को जिस चीज के लिए बनाया है वो वही काम करे जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है, तो उसे हम बोलेंगे वैलिडिटी। तो आपने देखा होगा कि टेस्ट को जिस चीज के लिए हम टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट वही काम करता है, कोई दूसरा करता है जी। ब्लड टेस्ट ब्लड को ही तो मापता है ना। कार्डिक का जो टेस्ट होता है ईसीजी, वो हार्ट को ही मापता है ना। ब्रेन का टेस्ट ब्रेन को ही मापता है ना जी। कोरोना के अंदर एक टेस्ट होता था आईसीएमआर, वही टेस्ट था ना जी। नहीं, आईसीएमआर तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। कोरोना के अंदर कोई सा टेस्ट होता था, याद नहीं आ रहा है, वो थोड़ा मिस हो रहा है। वो टेस्ट कोरोना के बारे, कोरोना को ही तो माप रहा था ना जी। कोरोना को ही तो माप रहा था ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर, ये टेस्ट होता था कोरोना के अंदर। फुल फॉर्म याद था, ये भूल गया था मैं, आरटीपीसीआर। तो ये टेस्ट कोरोना को ही माप रहा था ना जी, कि किसी और चीज को माप रहा था? तो ये वैलिड था ना। तो इसीलिए टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है? वैलिडिटी भी होती है। अगला आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है भेदभाव ना होना। अगर भेदभाव हो गया तो भैया निष्पक्षता कहां से लाओगे? जैसे महाभारत का जब युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध में ना कृष्ण पे हमेशा एक इल्जाम लगता है कि कृष्ण जो थे वो निष्पक्ष नहीं थे जी। कृष्ण पूरी तरीके से पांडवों के समर्थन में थे, वो निष्पक्ष नहीं थे। वो ऐसे नहीं थे कि मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूं, ना मैं कौरवों के पक्ष में ना पांडवों के पक्ष में। वो एक पक्ष में थे। किस पक्ष में थे? पांडवों के पक्ष में थे। लगता है ना, है ना जी। पर अगर टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के अंदर भी ऐसा हो जाए कि टेस्ट किसी एक डायरेक्शन को ही सपोर्ट करे, तो क्या वो टेस्ट आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा? नहीं सर, नहीं होगा। अगर मैं 10th की एग्जाम दे रहा हूं, 10th की एग्जाम बकलोल केवल मैथ्स के बारे में ही पूछ रही है, तो सर वो एग्जाम तो एक साइड झुक गई ना सर, एक ही चीज का साइड ले रही, मैथ्स मैथ्स मैथ्स। सोशल का क्या, फिजिक्स का क्या, केमिस्ट्री का क्या, बायोलॉजी का क्या, हिंदी का क्या, इंग्लिश का क्या, संस्कृत का क्या, इन सब्जेक्टों का क्या होगा? सर बेड़ा गर्क होगा, यही होगा। तो इसीलिए पक्षपात अगर हो गया तो रिजल्ट आपको इक्वल, न्यूट्रल देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया जी? महाभारत वाला एग्जाम्पल केवल समझने के लिए दिया था। कृष्ण का नाम नहीं लेता, कौरव पांडव का नाम नहीं लेता, तो पक्षपात समझ में नहीं आता। उसको उधर वाले पक्षपात को इधर मत कनेक्ट कर देना। हाँ जी, वो अलग हो जाएगा। आप भी तो पक्ष लेते हो ना कई बार। आपको अगर जीवन में कोई बहुत प्रिय है, आपकी दोस्त हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो आप उसी का सपोर्ट करते हो। अरे जी कुछ हो जाए, वो आपके लिए कभी गलत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि क्या है? ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, आप निष्पक्ष नहीं हो, आप एक पक्ष में झुके हुए हो। जहां प्रेम होता है वह पक्षपात अपने आप होता है। कृष्ण का प्रेम था महाभारत में पांडवों से, तो इसलिए पक्षपात हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ऑब्जेक्टिविटी समझ में आ रहा है क्या होता है? तो टेस्ट के अंदर पक्षपात नहीं होता है, हर एक चीज को न्यूट्रल रखा जाता है, हर एक चीज बराबर होती है, कहीं पे भी एक जगह झुकाव नहीं होता। तो टेस्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होती है। कंप्रेसिवनेस, अगली कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिवनेस, यानी टेस्ट के अंदर समझ होती है। टेस्ट ऐसा होता है जो सबको समझ में आता है। ब्लड का टेस्ट आपको समझ में आता है ना, कि रेड ब्लड सेल से, व्हाइट ब्लड सेल से, प्लेटलेट से, होता है ना जी। तो टेस्ट के अंदर समझ होनी चाहिए। अगर टेस्ट के अंदर समझ नहीं है तो टेस्ट आपको कभी भी टेस्ट एक अच्छा टेस्ट वो नहीं कहलाएगा। तो टेस्ट के अंदर कंप्रेसिवनेस होना चाहिए, समझ होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? टेस्ट के अंदर कंप्रेसिवनेस क्या होती है? तो टेस्ट के अंदर हमेशा कंप्रेसिवनेस होना चाहिए, समझ होना चाहिए, तभी वो अच्छा टेस्ट है। जो समझ में आएगा वही तो अच्छा टेस्ट है जी। जो समझ में ही नहीं आया तो वो मेरे लिए अच्छा टेस्ट कैसे हुआ? बताओ।
अगली थी यूजेबिलिटी। टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसे इस्तेमाल करना आसान हो। टेस्ट ऐसा होगा जिसको मैं कर ही ना पाऊं तो वो टेस्ट होगा ही नहीं। अच्छा, समझ में आ रहा है? अगर मान लो ब्लड टेस्ट कराना डॉक्टर के पास से, वो बकलोल जो वहां पे बैठा हुआ है ना, उसको ब्लड टेस्ट करते आता ही नहीं, क्योंकि उसकी यूजेबिलिटी खराब है, क्योंकि करना बहुत कठिन है। तो क्या हर कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। इसरो का जो मिसाइल का टेस्ट होता है हर कोई कर देता है जी उठ के? क्या हर किसी को वो टेस्ट समझ में आता है? हर कोई वो टेस्ट कर देता है? तो उन टेस्ट की कंप्रेसिवनेस और यूजेबिलिटी क्या है? डाउन है, क्योंकि बहुत हाई लेवल का टेस्ट है वो। हम सामान्य इंसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यूजेबिलिटी भी होना चाहिए, यानी आसान होना चाहिए यूज करना। कंटिन्यूटी, टेस्ट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, हमेशा होता रहता है थोड़े 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 टाइम में। तो इसलिए कंटिन्यूटी हमेशा किसी भी टेस्ट के अंदर बनी रहना चाहिए। अगर टेस्ट में कंटिन्यूटी नहीं होगी वो टेस्ट अच्छा टेस्ट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, वो समय और परिस्थिति के हिसाब से कोई सी भी चीज रिएक्ट करती है। समझ में आ रहा है? समय बदला, परिस्थिति बदली, तो जिस चीज का आपने टेस्ट लिया था वो कैसे नहीं बदलेगी? तो सर टेस्ट हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है? जीवन निरंतर आपसे टेस्ट लेता रहता है, निरंतर जीवन आपसे टेस्ट लेता है और आपकी कंटिन्यूटी रखता है हमेशा। लाइफ की एग्जाम हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यूअस टेस्ट चलते रहते हैं और आपको परखा जाता है कि आप कितने बेहतरीन खिलाड़ी हो। समझ में आ रहा है? अगला आता है फीडबैक। टेस्ट के अंदर फीडबैक्स होते हैं कि आपने कितना अच्छा किया, आप कहां पे सुधार कर सकते हो, आपकी क्या प्रोग्रेस है, इन सब चीजों के बारे में फीडबैक्स मिलते हैं आपको। यानी यानी आप कह सकते हो किसी के उपदेश मिलते हैं, किसी के विचार, डॉक्टर फीडबैक देता है ना आपको, वो सारी चीज, तो उसे हम क्या बोलेंगे जी? फीडबैक। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं। टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को फीडबैक देता है। लाइफ भी आपको फीडबैक देती है। जब आप जीवन में कोई अच्छा काम करते हो तो आपको सफलता मिलती है, वो सफलता आपके अच्छे कामों का फीडबैक है कि तूने जो काम किए तो उसका अच्छा रिजल्ट तेरे सामने है, और जो बुरे काम किए उसका बुरा रिजल्ट तेरे सामने है, तो फीडबैक आपको आया है। टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन केवल फिजिकल एजुकेशन तक सीमित नहीं है। थोड़ा सा अपनी आंखों को, आईक्यू को बढ़ा के देखो तो हर जगह इंप्लीमेंट होने लगेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया कि एक अच्छा टेस्ट के क्या विशेषताएं होंगी, क्या उसके इंपॉर्टेंस होंगे। क्राइटेरिया समझाना है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं कल की अगली क्लास के अंदर समझाऊंगा। अगली क्लास में कोशिश करूंगा यूनिट 1 जो है उसको कंप्लीट खत्म करा दूं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आज की ये क्लास आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई तो आप बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब इसे एड्यू श्लोका को कर सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।